जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों क्या इसरो के पीएसएलवी रॉकेट के खिलाफ हुई है कोई बड़ी साजिश। क्यों तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी वीएससीसी का गुप्त किया अजीत डोभाल जी ने दौरा। इसकी खबर बाहर आते ही क्यों मच गया हड़कंप। दोस्तों इस खबर ने मचा दिया है तहलका। साथ ही साथ बताएंगे भारत से जाने के बाद इमैनुअल मैक्रोन ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि राफेल डील को लेकर फिर एक बार विवाद खड़ा हो गया। दोस्तों साथ ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने के बाद तारिक रहमान भारत की नहीं बल्कि इस देश की करने वाले हैं सबसे पहली यात्रा। दोस्तों बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते कि अपना भारत निरंतर विकास की ओर अग्रसर है और आने वाले कुछ ही सालों में अपना भारत भी सुपर पावर कहलाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट पीएसएलवी के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। लगातार 2 बार जिस तरीके से पीएसएलवी मिशन फेल हुए हैं उसने इसरो की साख पर सवाल या निशान लगा दिए। दोस्तों बता दें आपको 12 जनवरी को पीएसएलवी C62 की नाकामी ने सबको झकझोर कर रख दिया। इस रॉकेट में सर्विलांस सैटेलाइट EOS-N1 और 15 दूसरे सैटेलाइट सवार थे। लॉन्चिंग के तीसरे स्टेज में ऐसी खराबी आई कि सब कुछ तबाह हो गया। इससे पहले पिछले साल मई में भी पीएसएलवी C61 इसी तरह तकनीकी खराबी की भेंट चढ़ गया था। 90% से ज्यादा का सक्सेस रेट रखने वाले इस रॉकेट के साथ अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। इन नाकामियों के बीच नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NS अजीत डोभाल जी की एंट्री ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर अजीत डोभाल जी ने 22 जनवरी को तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी VSSC का गुप्त दौरा किया। डोभाल का यह दौरा इतना सीक्रेट था कि इसकी खबर बाहर आने के बाद ही हड़कंप मच गया। आखिर देश के सुरक्षा प्रमुख को इसरो के सेंटर पर क्यों जाना पड़ा? क्या ये महज एक टेक्निकल रिव्यू था या फिर इसके पीछे किसी गहरी साजिश यानी कि सबोटाज का शक है? स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर सबोटाज की किसी भी संभावना से फिलहाल इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि यह महज तकनीकी खराबी हो सकती है। हालांकि 2 बैक टू बैक फेल्योर के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट कमेटियां बना दी गई है। सिंह ने एक उदाहरण देते हुए समझाया कि पिछली बार अगर बल्ब फ्यूज हुआ था तो इस बार बाहर से ट्रिपिंग हुई है। मतलब दोनों बार की दिक्कतें अलग अलग है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो अजीत डोभाल को दखल क्यों देना पड़ा? सुरक्षा एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब देश के जासूसी उपग्रह दांव पर हो तो सरकार किसी भी रिस्क को हल्के में नहीं लेना चाहती। अजीत डोभाल जी का VSSC दौरा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय की चिंता को दर्शाता है। EOS-N1 जैसे सर्विलांस सैटेलाइट देश की सीमा सुरक्षा के लिए बहुत अहम होते हैं। ऐसे में अगर लॉन्च के दौरान दोस्तों कोई बड़ी गड़बड़ी होती है तो यह केवल पैसों का नुकसान नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। सूत्रों का कहना है कि डोभाल ने वैज्ञानिकों से डेटा एनालिसिस की बारीकियों पर चर्चा की है। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कहीं रॉकेट के सिस्टम के साथ बाहर से छेड़छाड़ तो नहीं की गई। इस दौरे ने उन अटकलों को हवा दी है कहीं भारत के बढ़ते स्पेस कद को कम करने के लिए कोई सिंडिकेट तो काम नहीं कर रहा। अब सवाल यह है कि क्या इससे विदेशी पार्टनर्स का भारत पर से भरोसा हिल सकता है? क्या बता दें 2 बड़ी नाकामियों के बावजूद सरकार का यह दावा है कि विदेशी ग्राहकों का भरोसा कम नहीं हुआ है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक 2026 में 18 लॉन्च की प्लानिंग है और किसी भी पार्टनर ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। 2027 में भी अमेरिका, जापान और फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर बड़े मिशन पूरे किए जाने हैं। लेकिन सच यह भी है कि पीएसएलवी C62 के फेल होने से 15 सैटेलाइट अंतरिक्ष में खो गए। सिर्फ एक स्पेनिश सैटेलाइट ही 3 मिनट के लिए डेटा भेज सका। ऐसे में इसरो पर अब अपना पुराना गौरव वापस पाने का बहुत बड़ा और भारी दबाव है। दोस्तों अगर हम आपको सबसे पहले यह खबर बता रहे तो आप समझ सकते हैं कि इस खबर की महत्वता कितनी ज्यादा होगी भारत की मोदी सरकार के लिए। तभी अजीत डोभाल जी ने यहाँ पर गुपचुप तरीके से दौरा किया, वरना अजीत डोभाल जी छोटे मोटे इश्यूज में हाथ नहीं लगाते। ऐसे में यह देश का सवाल है, देश की सिक्योरिटी का सवाल है, सेंधमारी का सवाल है। इसीलिए अजीत डोभाल जी को खुद पिक्चर में आना पड़ा। दोस्तों दूसरा सवाल यह है कि जून में होने वाले अगले मिशन में क्या बड़ा बदलाव होगा, बता दें। इसरो अब जून में अगले पीएसएलवी लॉन्च की तैयारी कर रहा है। यह मिशन भारत के लिए करो या मरो जैसा होगा। वैज्ञानिकों की कमेटियां फिलहाल डेटा की जांच कर रही हैं ताकि तीसरे स्टेज में आने वाली दिक्कतों को जड़ से खत्म किया जा सके। जितेंद्र सिंह ने साफ किया है कि सपोर्ट आने के बाद ही सुधार किए जाएंगे। जून के लॉन्च में सुरक्षा के लेयर्स और भी कड़े किए जा सकते हैं। पूरी दुनिया की नजरें अब इसरो के जून मिशन पर टिकी है, जो ये साबित करेगा कि भारत का स्पेस वर्क हॉर्स अब भी अपराजय है या नहीं। दोस्तों इस खबर ने वाकई में तहलका मचा दिया कि आखिरकार ऐसा क्या
है कि जो ये सारी चीजें गुप्त तरीके से की जा रही है क्यों इस खबर को उजागर नहीं किया जा रहा। अब देखना ये होगा दोस्तों कि इस खबर को लेकर क्या निष्कर्ष निकलता है, आखिर इन खामियों के पीछे क्या है असली वजह, क्या दुश्मनों की है ये कोई नई चाल, क्या भारत के डिफेंस सिस्टम में सेंधमारी की गई है या फिर ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम थी। अब इसकी जानकारी आनी बाकी है दोस्तों। जैसी खबर अपडेट्स आएगी इससे जुड़ी सबसे पहले आपको बताएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा भारत महान कमेंट में कहना मत भूलेगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां राफेल तो मिलेगा पर दिमाग नहीं मिलेगा। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट में बड़ा दावा कि भारत को सोर्स कोड देने से फ्रांस ने किया इनकार। दोस्तों भारत जल्द ही फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा कर सकता है। इस सौदे को रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। कहा यह जा रहा है कि इस डील में भारत को फ्रांस राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड भी देगा। हालांकि फ्रेंच बिजनेस आउटलेट एल एसेंशियल DIECO के मुताबिक फ्रांस सरकार ने भारत के साथ 114 राफेल लड़ाकू फाइटर जेट के लिए चल रही बातचीत के हिस्से के तौर पर स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और दूसरे कोर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के लिए जरूरी सोर्स कोड ट्रांसफर करने से साफ साफ मना कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सोर्स कोड पर रोक से भारत फ्रांस की मंजूरी और मदद के बिना कुछ सेंसर और हथियारों को खुद से जोड़ने या राफेल के सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करने की काबिलियत खो देगा। रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस इन सोर्स कोड को दशकों में डेवलप किए गए प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट के तौर पर देखता है जिन्हें किसी दूसरे देश के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फ्रांस राफेल के सोर्स कोड की जगह पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दे सकता है। इससे भारत बिना अंदर के प्रोप्राइटरी लॉजिक को देखे अपने इस सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकेगा। फ्रांस भारत के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का ऑफर दे चुका है। राफेल F4 स्टैंडर्ड के पहले अंतरराष्ट्रीय ग्राहक के तौर पर UAE ने API का इस्तेमाल करके अपने स्वदेशी गाइडेड हथियारों को इंटीग्रेट करने के लिए एक एग्रीमेंट किया था। तो उधर आपको बता दे भारत नहीं सबसे पहले इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान। बनाया अपना विदेशी प्लान। दोस्तों बांग्लादेश के नए नवेले प्रधानमंत्री तारिक रहमान जल्दी अपनी पहली गैर आधिकारिक विदेश यात्रा पर रवाना हो सकते हैं। हालांकि तारिक रहमान की ये पहली विदेश यात्रा परंपरागत रूप से भारत की ना होकर सऊदी अरब की होगी। वो सऊदी अरब के मक्का में उमरा करने जा सकते हैं। इसकी जानकारी सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडरशिप के करीबी सूत्रों ने दी है। हालांकि तारिक रहमान ने भारत से करीबी संबंध रखने के संकेत दिए हैं। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने रविवार को कहा कि बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संवाद को आगे बढ़ाने के लिए भारत उत्सुक है। उन्होंने नई दिल्ली की ओर से ढाका के साथ फिर से सक्रिय रूप से बातचीत की इच्छा व्यक्त की। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात के बाद प्रणय वर्मा ने कहा कि विदेश मंत्री के साथ आज की बैठक में मैंने अपना रुख दोहराया कि हम बांग्लादेश में नई सरकार के साथ संवाद के लिए उत्सुक हैं। बैठक में विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद भी शामिल थी। उच्चायुक्त के अनुसार उन्होंने बताया कि हम परस्पर हित और पारस्परिक लाभ के आधार पर सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी सोच के साथ मिलकर काम करते हुए हर क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं। वर्मा ने इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट और प्रारंभिक विचार विमर्श बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद विदेश मंत्री और राज्य मंत्री के साथ ये उनकी पहली बैठक थी। यानी कि इन्होंने भी कहीं ना कहीं पहले से चले आ रहे परंपरागत नियम को तोड़ दिया है। दोस्तों या तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि वो अनऑफिशियल यात्रा पर जा रहे हैं तो इसको काउंट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एज अ PM वो फर्स्ट विजिट पर सऊदी की ओर ही जा रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या इस पर राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर बता दें नेपाल के पूर्व राजा ने चुनाव से ठीक पहले मारी बड़ी एंट्री, कर दी बड़ी मांग। भारत के पड़ोस में फिर मची उठा पटक। दोस्तों नेपाल की पहचान ऐसे देश की है जो राजनीतिक तौर पर बहुत स्थिर नहीं रहा। ये राजनीतिक अस्थिरता बीते साल और ज्यादा बढ़ गई जब युवा सड़कों पर उतर आए और KP शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका। इसके बाद बनी अंतरिम सरकार ने 5 मार्च को आम चुनाव का ऐलान किया है। एक और नेपाल में चुनाव और डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो वहीं राजशाही के लिए भी समर्थन देखा जा रहा है। इस सब के बीच चुनाव से ठीक पहले पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की अपील ने नए राजनीतिक खेल की संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। ज्ञानेंद्र शाह ने बीते हफ्ते 18 फरवरी 8 मिनट का वीडियो मैसेज जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि नेपाल ने अपने हालिया संकट को हल करने से पहले चुनाव ना कराने चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनावों पर आगे बढ़ाने से पहले देश की जरूरी समस्याओं को हल करना ज्यादा सही होगा। उन्होंने कहा कि नेपाल मुसीबत के बवंडर में फंसा हुआ है, उसे इससे निकाला जाए। नेपाल के चुनाव में पूर्व राजा के दखल ने कई सवाल खड़े कर दिए। उनका वीडियो जारी करना क्या
सिर्फ स्थिरता के लिए एक नैतिक अपील है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह नैतिक अपील से ज्यादा बटे हुए चुनाव मैदान के बीच एक राजनीतिक संकेत है। पूर्व राजा की दखल पर बात करने से पहले चुनाव के मुख्य खिलाड़ियों को जान लेना भी जरूरी है। नेपाल के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 मार्च के चुनावों के लिए करीब 1,90,00,000 वोटर रजिस्टर हैं। 165 पार्लियामेंट्री सीटों पर 3500 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। इस सब में एक बड़ा बदलाव यह है कि इस दफा पारंपरिक बड़े दल देउबा की नेपाली कांग्रेस और ओली की सीपीएन यूएमएल आक्रामकता से चुनाव में नहीं है। नेपाल की बड़ी राजनीतिक ताकत केपी शर्मा ओली बचाव की मुद्रा में लड़ रहे हैं। बीते साल की अशांति ने उनकी अथॉरिटी को काफी कमजोर किया है। पिछले चुनावों में ओली ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर बड़ी रैलियां की थी। 4 बार के प्रधानमंत्री ओली ने इस दफा खुद को काफी हद तक अपने घरेलू मैदान झापा 5 सीट तक ही सीमित कर रखा है। काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा देकर चुनाव में उतरे पूर्व रैपर बालेन शाह झापा 5 सीट से ओली को चुनौती दे रहे हैं। इसने ओली के लिए अपने चुनाव में क्षेत्र से बाहर प्रचार करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। नेपाल दोस्तों साल 2008 तक ऑफिशियली हिंदू देश और राजशाही था, जहां शाह वंश का राज था। 1 दशक लंबे विद्रोह और 2006 की पीपल्स मूवमेंट के बाद राजा ज्ञानेंद्र शाह को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद पहली संविधान सभा ने 2008 में राजशाही खत्म करते हुए नेपाल को सेकुलर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया। हालांकि अभी की बात करें तो ज्ञानेंद्र शाह ने चुनाव टालने की बात नहीं की है और डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं कुछ कहा, लेकिन ये कहा है कि चुनाव फिलहाल जरूरी नहीं है। काठमांडू के इंग्लिश डेली रिपब्लिका में कहा गया है कि पूर्व राजा की अपील ऐसे समय आई है जब चुनाव विरोधी गतिविधियों में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। आम सहमति के बिना चुनाव न कराने की अपील एक होशियारी से दखल देने वाली लगती है। जी हाँ, ऐसे में ज्ञानेंद्र शाह के पहले आम सहमति फिर चुनाव के फार्मूले ने संवैधानिक और पॉलिटिकल सवाल खड़े कर दिए। ज्ञानेंद्र शाह ने अपनी स्पीच जय नेपाल के नारे और किसी सिस्टम के अच्छे और पॉजिटिव पहलुओं को अपनाने की अपील के साथ खत्म कर दी। वो साफ तौर पर कोई समाधान देते नहीं दिखे, लेकिन इशारों में उन्होंने अपनी बात पहुंचा दी। उनके बयान से क्लियर है कि उनका ये मानना है कि लोगों का मन बदलेगा, मूड बदलेगा और फिर नेपाल में राजशाही लौटेगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ ये भी कि सारी जानकारी खबर कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएगा। लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।